हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मार्टनेस में। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने नागरिकता पढ़ा, उसके बारे में जाना, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ से आए और हमें कैसे प्रदान किए गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार जो व्यक्ति के मूल अधिकार हैं, ये व्यक्ति के जीवन में मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए। ठीक है, अब ये भारत में कहाँ से आए, तो ये अमेरिका से प्रेरित हैं मौलिक अधिकार। ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इनका वर्णन कहाँ किया गया है? भाग 3 में। हमने पढ़ा था 22 भाग होते हैं, 22 भाग में भाग 3 में इनका वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 तक बताए गए हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, अब इसे याद कैसे रख सकते हैं? तो ये है अधिकार। कहाँ से आए? इसमें भी आ रहा है अमेरिका से। और किस पर वर्णित है? तो भाग 3 में। तो यहाँ भी 3 इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, भारतीय नागरिकों को ये 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। चलिए जानते हैं इनका विकास कैसे हुआ। मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ, जब ये 1215 में सम्राट जॉन को ब्रिटिश जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने को बाध्य कर दिया था। तब इसे भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला परिचय इसका कहाँ मिलता है? ब्रिटेन में मिलता है। और इसे क्या कहा जाता है? भारत के संविधान में से मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ भी चुका है, इसे आप नोट करते जाइए कि भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस में 1789 के संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक कुछ अधिकारों को संविधान मान्यता प्रदान करने की वहाँ पे प्रथा प्रारंभ की गई थी। मतलब पहला परिचय है ब्रिटेन में मिलता है, दूसरा इसे फ्रांस के संविधान में इसे लागू किया गया। उसके बाद 1791 में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके अधिकार पत्र को सम्मिलित किया गया। तो भारत में अमेरिका से प्रेरित है। मतलब सबसे पहले इसका परिचय ब्रिटेन में, फिर फ्रांस में लागू हुए, फिर अमेरिका, उसके बाद भारत में। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग, जैसे हमने पढ़ा है, में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सीमित नहीं किए जा सकते, जिनकी सुरक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो हम अपने अधिकार को लेकर न्यायालय में लड़ने के लिए जा सकते हैं अपने हक के लिए। और ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इसका रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है मौलिक अधिकारों का रक्षक। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। ठीक है, 12 और 13 तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम जान लेते हैं कि इसमें क्या है वर्णन। ठीक है, अनुच्छेद 12 में परिभाषा बताई गई है। किसकी परिभाषा? राज्यों की व्याख्या की गई है। और अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है? कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां। मतलब इसमें बताई गई 2 प्रकार की विधियां, संविधान लागू होने के पहले बनी विधियां, संविधान लागू होने के पश्चात बनी विधियां। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं समता का अधिकार, या जिसे हम समानता का अधिकार कहते हैं। इसका वर्णन कहाँ से कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? कि विधि के समक्ष समता। अब इसका अर्थ क्या है? विधि अर्थ मतलब कानून। ठीक है, आप धर्मनिरपेक्ष राज्य में अगर रहते हैं तो कानून सबको समान रूप से मान्यता प्रदान करेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब किसी के लिए कोई भी विशेषाधिकार नहीं होगा, सभी को समान रूप से यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। इसका अर्थ है कि यदि हम या आप किसी भी लिंग, धर्म, जाति के हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम सब समान हैं और सभी को समान रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं।
अनुच्छेद 16 क्या बताता है कि लोक नियोजन के अवसर के विषय में अवसर की समता। इसका अर्थ है कि यदि जितने भी सरकारी पद हैं वहां पर हमें समान रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं, समान रूप से हमें कानून के तहत अधिकार प्रदान किए। लेकिन एक इसमें बताया भी है कि एसटी, एससी और ओबीसी के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि सरकारी पद पर हमें समान रूप से अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या बताया है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। पहले क्या था कि जब ब्रिटिशर्स लोग थे तो नीचे तबके के लोगों के साथ तब से छुआछूत चली आ रही है। ठीक है, तब से मतलब बहुत छुआछूत चलता रहा है। इसके लिए एक आर्टिकल बनाया गया हमारे संविधान में और अब इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 17 क्या बताता है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। ठीक है, मतलब छुआछूत अब किसी भी प्रकार से नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 और उपाधियों का अंत। चलिए समझते हैं इसके बारे में। क्या होता था कि जब अंग्रेज इंडिया में थे तब लोगों को आपस में फूट डालने के लिए उन्होंने उपाधियां दे दी थी। जैसे कौन कौन सी उपाधियां दे दी थी? नाइटहुड, केसर-ए-हिंद, लंबरदार, ये सब उपाधियां देकर वो आपस में लोगों के बीच में फूट पैदा करते थे। मतलब ये आपस में लोगों के फूट डालने के लिए उन्हें नई नई उपाधियां दे देते थे। फिर क्या हुआ, संविधान सभा ने इन उपाधियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, और इसके लिए एक प्रावधान भी बनाया गया। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमें किसी चीज़ से पुरस्कृत किया जाए, है ना। तो उसके लिए हमारे संविधान में, हमारे भारत में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे सम्मान दिए जाने लगे। लेकिन ये उपाधि नहीं है, इन्हें उपाधि का रूप नहीं दिया गया, ये सिर्फ सम्मान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 18। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 19 से मतलब 19 से 21 तक में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 19 क्या कहता है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसे हम अच्छे से समझते हैं। आर्टिकल 19 में हमें 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसे आर्टिकल 19 के ए में कहा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति कुछ भी अभिव्यक्त कर सकता है अपने विचार, लोक सदाचार, एकता, अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। अब शब्द ना बोले, इस तरीके से ध्यान में रखते हुए। आर्टिकल 19 के बी में क्या बताया गया है कि शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता 19 बी में बताई गई। 19 सी में क्या बताया गया है कि संघ बनाने का मतलब हम यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का निर्माण कर सकता है, कंपनी बना सकता है, संस्था स्थापित कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एनजीओ हो गया, इस तरीके से बनाते हैं। सभी प्रकार की लाभकारी, गैर लाभकारी भी इसी अधिकार में आते हैं। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 19 का डी क्या कहता है। हम सी को कैसे याद रखेंगे? आर्टिकल 19 के सी को सी और संघ, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और आर्टिकल 19 का डी अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, डी क्या कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। आवागमन की स्वतंत्रता, इसका अर्थ है कि भारत के किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि यह भारत के किसी भी भाग में भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है। अब आते हैं हम आर्टिकल 19 ई में। 19 ई क्या कहता है? आर्टिकल 19 ई जो है ये कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। इसका अर्थ है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी भाग में बसने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब उसे सरकार नहीं रोक सकती है, उसे ये अधिकार प्रदान। आर्टिकल 19 जी पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल 19 जी। जी फॉर जीविका, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की उसे स्वतंत्रता दी गई है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकता है, उसके लिए वह स्वतंत्र है। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि अपराध के विषय में बात की गई है कि अपराधी को जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा, ठीक है,
किसी भी सजा का प्रावधान नहीं है। जब तक उसका दोष प्रमाणित नहीं हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती है, आर्टिकल 20 ये कहता है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये हमारी वह शक्ति है जब हम किसी भी इमरजेंसी में ये हमसे नहीं छीनी जा सकती। जी हाँ, आप दो चीज़ याद रख लीजिए, आर्टिकल 20 और 21। जब तक हमारा दोष सिद्ध नहीं होता हमें सजा नहीं दी जाएगी, और हमें जीने का अधिकार किसमें दिया गया है? आर्टिकल 21 में। 21 में हम अगर भारत में कोई भी आपातकाल लगाया जाता है तो 20 और 21 हमसे नहीं छीने जा सकते, बाकी सारे अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चंस आ भी चुके हैं इस तरीके के। अब इससे इंपॉर्टेंट एक बात और, आर्टिकल 21 का ए, इसको भी शामिल किया गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा शिक्षा के अधिकार के रूप में। 21 क्या बताता है कि शिक्षा का अधिकार कैसे, इसके द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार की बात की गई है आर्टिकल 21 में, 21 के ए में। और ये भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है जो कि भारतीय संविधान के तीनों भागों में परिलक्षित है। 3 भाग कौन कौन से? इसे मौलिक अधिकार में भी बताया गया है शिक्षा के लिए, मौलिक कर्तव्य में भी बताया गया है, और नीति निर्देशक तत्व में भी बताया गया। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे इसको, लेकिन इसे याद रख लीजिएगा कि 21 के ए में शिक्षा की बात की गई है और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव की दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध। बालाश्रम और मानव की दुर्व्यापार को यह प्रतिबंध लगाता है कि इसमें किसी प्रकार की बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा और ये सब अब नहीं कराया जाएगा। ये प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23। मतलब इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम 23 साल के हो जाएंगे तो हमारे साथ कोई भी प्रकार का बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, ना हम कोई भी प्रकार की दास प्रथा में शामिल होंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 24। 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। इसका मतलब है कि इसमें बाल श्रम को यह प्रतिबंधित करता है। ठीक है, बाल श्रम, इसके लिए कारखाना अधिनियम 1948 बनाया गया था, शिशु अधिनियम 1966 बनाया गया था। अब बाल श्रम निरोधक जो कानून बनाया गया 1986, इसमें क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा 14 वर्ष से कम बालकों को नुकसानदेह, खतरनाक और काम करने के लिए जबरदस्ती नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, ये अधिनियम तो आया था 1986 में, लेकिन इसे पुनः संशोधित कब किया गया? 2016 में। 2016 में इसे संशोधित किया गया और क्या कहा गया कि अब इसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मतलब बताया गया है। ठीक है, कि उनसे सामान्य व सरल कार्य की उन्हें अनुमति मिल गई है, लेकिन वे नुकसानदेह व खतरनाक कार्य नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये है आर्टिकल 25 से शुरू होता है। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अंतरात्मा से स्वीकार कर सकता है, किसी प्रकार की उसे रोक टोक नहीं है, कर्मकांड विधियां कर सकता है। ठीक है, इस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विशेष धार्मिक समुदाय के लिए किसी भी दल का गठन कर सकता है, उसे नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 27। इसमें क्या बताया है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति या संस्था कर अदायगी के लिए मजबूर नहीं है। मतलब कर के लिए इसमें बताया गया है कि जो कि उनके धार्मिक कार्यों से संबंधित हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि वह संपत्ति जो कि धार्मिक कार्यों के लिए अर्जित की गई है, तब उस संपत्ति पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जा सकता। एक बात और, राज्य सरकार जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए अपनी आय में से वहन करेगी, यह भी बताया गया आर्टिकल 27 में। और टैक्स ना लगाने की बात की गई है धार्मिक संपत्ति पर। ठीक है,
नेक्स्ट है आर्टिकल 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि ऐसे संस्थान जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, उन संस्थानों में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, केवल अकादमिक शिक्षाओं को छोड़कर। ठीक है, कि कोई भी धार्मिक संस्था जो कि किसी संस्था को प्रदान की जा रही है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि नहीं मतलब धर्म से रिलेटेड पढ़ना ही है, तब इस व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान किए हैं कि वह धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, नहीं कर सकता, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब किसी भी प्रकार से उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब है अनुच्छेद 29। इसमें क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण बताया गया है। इसमें है, इसका अर्थ है कि अल्पसंख्यक समुदाय जिनकी विशेष भाषा या संस्कृति है या विलुप्त होने की कगार पर है, तब वे इसका संरक्षण कर सकते हैं। कैसे? राज्य सरकार इनकी सहायता करेगी और कोई भी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो निजी क्षेत्र से हो या सार्वजनिक क्षेत्र से हो, इस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा कि उस व्यक्ति का अलग धर्म है, जाति है, लिंग है। तो इसके संरक्षण की बात हमारे संविधान में की गई है अल्पसंख्यक के वर्गों की। नेक्स्ट है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका अर्थ है कि अल्पसंख्यक वर्ग को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे अपने शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। राज्य सरकार जो है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी उनके साथ और उनकी मदद करेगी, उन्हें सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 31। इसमें क्या है, निरसती। ये क्या करता है कि जब संविधान लागू हुआ था तब अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को वर्णित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है। लागू होने पर संपत्ति का अधिकार कहाँ था? आर्टिकल 31 में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और कहाँ रख दिया गया? 300 का में, अनुच्छेद 300 का में इसे उठाकर रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को। निरसती मतलब अब उसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार पहले था आर्टिकल 31 में, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया और अब इसे कहाँ रख दिया गया है? 300 का में। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसे आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें रिट जारी की गई है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, 6 प्रकार से रिट हैं। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा, उनकी डिटेल को जाना। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपको बनेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को, जो कि हमने पढ़ा है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो हमने पढ़ा है समानता या समता का अधिकार वही है, अनुच्छेद 14 से 18। संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 12 से 35 इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो हमने इसे पढ़ा है 6। इसका राइट आंसर है 6। अनुच्छेद 23-24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब हम 23 साल के होते हैं तो हमारे साथ अब शोषण नहीं हो सकता, इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो हमने पढ़ा मौलिक अधिकार। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21। इसमें जीने की स्वतंत्रता बताई गई है और विदेश यात्रा के लिए संरक्षण प्रदान करता है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया जा सकता है, किया गया है? तो नौकरी के लिए मैंने बताया था 16 जो सरकारी पद की बात करता है। भारत के संविधान को निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है आर्टिकल 19 में, वाक अभिव्यक्ति, और इसमें 6 अधिकार बताए गए हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से? तो शोषण से संबंधित कौन सा है बच्चों के? आर्टिकल 24 में बताया गया है बाल श्रम मतलब बाल अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो लागू करने का दायित्व हाई कोर्ट और
सुप्रीम कोर्ट दोनों को, ए एंड बी दोनों। तो फ्रेंड्स, ये थे मौलिक अधिकार जिनके बारे में हमने पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।